नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक परदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं। वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म जरूरी है। सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज
in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। पीएम मोदी के दौरे पर विदेश सचिव ने विशेष ब्रीफिंग की है। Prime Minister referred to India's historic support for Palestine in the United Nations, on the international stage, as also the consistent and sustained humanitarian support that India has provided to Palestine in the fields of health, education, capacity building, and others. He also expressed deep concern at the unfolding crisis in Gaza, where the situation remains complicated and tensions remain high, and reiterated once again that only a two-state solution can deliver sustainable peace in this area. The President of Palestine thanked the Prime Minister for the assistance that India had provided, including on the political issues, and hoped that India would continue to play its role for bringing peace in the region. Today, as I said, the Prime Minister had meetings with the President of Vietnam and the President of Ukraine. With the President of Vietnam, again, as you know, the President has also just very recently taken over as the General Secretary of the Communist Party of Vietnam. The Prime Minister congratulated him on his assumption of this new position. He also recalled the visit of the Vietnamese Prime Minister to India recently, the significance of the India-Vietnam strategic relationship. He expressed condolences for the recent devastation in Vietnam on account of Cyclone Yagi.
General Secretary and President Tolam thanked Prime Minister for his good wishes, thanked him for the aid operation that India had launched under Operation Sadbhav recently to bring relief aid to Vietnam. Prime Minister also invited him to visit India, an invitation which was accepted and will be worked on through other channels. Both sides remarked on the growing relationship, especially in the fields of defense and security, in energy, and of course cultural contact, which remains a very strong part of the relationship. The day ended just a short while ago with a meeting between Prime Minister and President Zelensky. This, as you would have remarked, is the third meeting between the two leaders in the space of about 4 months, and probably 3 months, if I'm not mistaken. It gave an opportunity to take stock again of the recent developments. President Zelensky, Prime Minister, recalled his visit to Kyiv, their discussions on all matters, the bilateral issues as well as issues surrounding the Russia-Ukraine conflict. President Zelensky was very appreciative of India's attention to these issues and said that Prime Minister's visit had been highly appreciated, and he thanked the Prime Minister for the efforts that he was making for peace and a pathway to finding a way out of this conflict. Both sides appreciated that there was positive momentum on a lot of issues in the bilateral relationship, and they agreed to remain in close touch, either directly or through exchanges of visits at various other levels. As you would probably be aware, there is an intergovernmental commission between the two sides, and there was some discussion about arranging a meeting of the intergovernmental commission, which is headed at the levels of the two foreign ministers. I think I've covered all the points. Yeah, there was this meeting yesterday with Dr. K.P. Singh, as I said, who's chairman of Holtec International, which is a leading U.S. player in the civil nuclear field, and especially in the exciting new field of small modular reactors. And there was a discussion on the possibility of the application of that technology in the Indian context, and I imagine that these discussions will continue at the technical levels. Last but certainly not the least was today's main event, which was Prime Minister's address to at the Summit of the Future at the UN General Assembly. Here, as you are aware, the summit is taking place against the backdrop of conflict in the world, challenges to sustainable development, including in the fields of climate, health, energy, education, gender, etc. The objective of the summit is to rebuild trust in the multilateral system and showcase the power of international collaboration in addressing current and future challenges. And for the first time, the entire UN membership, through the Pact of the Future that was adopted this morning, has agreed on a pathway to transform global governance, and it is expected that this will provide some momentum to the processes that are already underway in many of these areas within the UN system. Prime Minister therefore highlighted in his remarks, which you would have seen, that in order to stay relevant, the multilateral system has to reform. Reform is the key to relevance, as he said, and he spoke of
India's own example and said we've shown how sustainable development can take place at scale successfully, and demonstrated India's readiness to share our experiences with the world, especially in the field of digital public infrastructure. We have, I think his speech is available. Overall, this has been, as I said, an extremely intense visit. I think it's lasted about 55 or 56 hours in all, but we've had very significant outcomes in the bilateral, in the plurilateral and in the multilateral. तो आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है, जहां वो अमेरिका के दौरे पर हैं। और आप सुन रहे थे विदेश सचिव को, जो कि ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरान देखिए कई सारे बातों का भी जिक्र कर रहे थे, और इसी के साथ साथ भारतीय समुदाय को भी उन्होंने वहां पे संबोधित किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित किया, और इस मौके पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों में पीएम मोदी को लेकर काफी उत्साह, उमंग देखने को मिला। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। अपने दिल में भारत को बसाकर रखने वाले हर भारतीय ने ये किया है। साथियों, यहां आप इतनी दूर दूर से आए हैं। कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। आपका यह प्यार, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था। इस धरती को देखना, इसे समझना, मन में कितने ही सवाल लेकर के आता था। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। उसके बाद जब मैं सीएम बना तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का सिलसिला जारी रहा। पीएम रहते हुए मैंने आपसे अपार स्नेह पाया है, अपनत्व पाया है। 2014 में मेडिसन स्क्वायर, 2015 में सॉन होसे, 2019 में ह्यूस्टन, 2023 में वाशिंगटन और अब 2024 में न्यूयॉर्क। और आप लोग हर बार
पिछला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। साथियों, मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को, भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूं। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था, तब भी समझता था और आज भी समझता हूं। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है। आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका कमिटमेंट, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप 7 समंदर पार भले आए गए हैं, लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराइयों में बसे हिंदुस्तान को आपसे दूर कर सके। मां भारती ने जो हमें सिखाया है, वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम जहां भी जाते हैं, सबको परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यहां इस हॉल में ही देखिए, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, तो कोई कन्नड़ा, कोई पंजाबी, तो कोई मराठी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।